हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे संविधान के लेक्चर में मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल 12 हमने डिस्कस कर लिया। अब आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कई डॉक्ट्रिन्स हैं जिसको हम देखने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। ये क्या होता है, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये सारे जितने भी डॉक्ट्रिन्स लिखे हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन, अधित्याग, और ठीक है, और साथ ही साथ न्यायिक पुनर्विलोकन, इन सभी को देखने वाले हैं। तो बने रहिए इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ बात करें अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि ऐसे जो लॉ बने हुए हैं, ऐसे कानून जो पहले से, यानी जो हमारा संविधान लागू होने के पहले से लागू है, या फिर संविधान लागू होने के बाद से कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, उनसे असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, या फिर उनको कम करते हैं, फंडामेंटल राइट को आप कम करते हैं। तो इसका क्या किया जाएगा, ऐसी विधि को या तो शून्य घोषित कर दिया जाएगा पूरी विधि को, या फिर अगर कोई विधि है, कोई लॉ है, उसका कुछ पार्ट, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसमें 100 सेक्शंस थे, ठीक है, किसी एक्ट में। अब 100 सेक्शंस में से सिर्फ 10 सेक्शन ऐसे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं। तो उस 10 सेक्शन को क्या कर दिया जाएगा, उससे अलग कर दिया जाएगा। एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। उस सिद्धांत यानी उस डॉक्ट्रिन के माध्यम से इस 10 सेक्शन को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है आपका आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 एक चीज़ और कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अगर कोई ऐसी विधि है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको आप जो आपके वायलेशन है उसको रोकने का काम करते हैं। यानी कि आपके फंडामेंटल राइट छीनने नहीं चाहिए ना, कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे स्टेट हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो इससे क्या किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उस एक्ट का, उस कानून का एक रिव्यू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस विधि के माध्यम क्या कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये है आपका आर्टिकल 13। अब सबसे पहली चीज़ कि इसमें विधि है क्या। विधि तो बना दी, लेकिन विधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आता है, अब ये देखने के लिए ना आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आर्टिकल 13(3), ठीक है, जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 देखते हो, उसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। पहला तो कहता है विधि, और दूसरा प्रवृत्ति विधि। तो ये दोनों में अंदर क्या है, विधि क्या है और प्रवृत्ति विधि। विधि वो है जो आपको लागू की गई बाद में, ठीक है ना। प्रवृत्ति विधि क्या है, जो 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पहले जो विधियां लागू थी हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में विधानमंडल के द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, और जिससे हमारी शासन व्यवस्था चलती थी, अगर उन विधियों के द्वारा अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ विधि क्या कहती है, जो हमारे संविधान और लागू होने के बाद अगर कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट छीना जाता है, या फिर उसको कम किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो क्या किया जाएगा, उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाता है। अब इस विधि में आता क्या क्या है, तो विधि के अंदर पहला आता है भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या रखना है, विधि का बल रखने वाला कोई ऐसा अध्यादेश हो, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या रूढ़ि या प्रथा। अब इसमें रूढ़ि और प्रथा को भी शामिल कर दिया गया है कि विधि के अंदर क्या है, रूढ़ि और प्रथा भी है। अगर कोई रूढ़ि या प्रथा ऐसी है जिससे आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये है आपका विधि। अब प्रवृत्ति विधि है, भारत के राज्य क्षेत्र के लिए किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी, यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसके द्वारा बनाया गया था। यानी संविधान प्रारंभ होने के पूर्व, संविधान हमारा कब लागू हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ है, 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद क्या किया गया, उसके पहले जितने भी विधियाँ बनाई गई थी, या फिर ऐसी विधियाँ जिसको रिपील्ड नहीं की गई हैं, उनके द्वारा अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो क्या किया जाएगा, ऐसे विधि का शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
तो आप समझ में आ गया विधि के अंतर्गत क्या आती है, प्रवृत्ति विधि के अंदर। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें, क्या विधि के अंतर्गत संशोधन भी आता है? संशोधन का तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, यानी कि आप देखते हो 368 में क्या है, संशोधन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। तो क्या ये अगर इसमें से संशोधन किया जाता है तो क्या इस संशोधन के द्वारा बनाई गई जो विधि है वो भी इसके अंतर्गत आदि विधि के अंतर्गत आती है, लॉ के अंतर्गत आती है कि नहीं आती? अब ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर 368 का अमेंडमेंट यानी विधि जो है अगर 13 के अंतर्गत नहीं आता है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो विधि नहीं है ना। और जुडिशियल रिव्यू किसका होगा? जो विधि के अंतर्गत आएगा। तो इसी के लिए ना बहुत सारे केस लॉ है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका एक आर्टिकल 372 है, ठीक है। एक तो यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट को वायलेशन में जितने भी विधियाँ हैं उसको शून्य घोषित करने का अधिकार रखती हैं रिट के माध्यम से, 226 और 32। अब वही चीज़ बात करें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा कोई सक्षम अधिकारिता वाला कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको शून्य घोषित कर सकता है। लेकिन सक्षम अधिकारिता वाला कौन रहेगा? ये आर्टिकल 372 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्रवृत्ति विधि वहाँ तक जब तक कि प्रवृत्ति बने रहेगी, जब तक किसी विधानमंडल यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता। ये सारी चीज़ यहाँ पे अगर सक्षम प्राधिकारी चाहे तो वहाँ पे क्या कर सकता है, उसको शून्य घोषित कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, अगर राष्ट्रपति भी तो कर सकता, सक्षम प्राधिकारी है। आर्टिकल 372 आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो न्यायालय है, न्यायालय कहाँ से करता है? आर्टिकल 13 से करता है। लेकिन अदर जो अथॉरिटी है वो कहाँ से करेगी? अदर अथॉरिटी करेगी आपकी आर्टिकल 372 के माध्यम से, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान आता है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, ठीक है। अब जब आर्टिकल 13 देखते हो तो इसमें क्या लिखा है? आर्टिकल 13 यह शक्ति प्रदान करता है जो केवल उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को ही प्रदान किया जाता है। अब सिर्फ दो लोगों को इस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्रदान की गई है जुडिशियल रिव्यू की। किसको? एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को देता है आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को देता है आर्टिकल 226 में यानी 226 में। दोनों में क्या है? रिट के प्रावधान किए गए हैं। अगर रिट है तो उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? इस जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन, इसको हिंदी में जो बोला जाता है, ये क्या है? जो विधानमंडल, इसके न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से क्या होता है? जो विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडलों के द्वारा जो पारित कानून हैं उनको असंवैधानिक कर सकते हैं। अगर संविधान के अनुरूप नहीं चलेगा कोई भी कानून, ठीक है, तो संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो क्या होगा? इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और यदि वे कानून भाग 3 के उपबंध से असंगत हैं, ठीक है, अब जो भी कानून बनाए जा रहे हैं ना विधानमंडलों के द्वारा, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अगर इस मूल अधिकार को क्या किया जाता है? असंगत है या फिर जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई हानि पहुंचाता है वह लो, तो क्या किया जाएगा? इसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? विधि की परिभाषा देखी और उसके बाद देखा न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, किसको प्राप्त है ये अधिकार, ये शक्ति किसको प्रदान किया गया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अब न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ देखें तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ एवं आधार क्या है? प्रोफेसर करविन थे, ठीक है। प्रोफेसर करविन के अनुसार क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे असंगतता वे विधानमंडल द्वारा पारित विधियों की असंवैधानिकता की जांच करते हैं। प्रोफेसर करविन क्या कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है, ठीक है, जेआर, जुडिशियल रिव्यू वह शक्ति है न्यायालय की जिसके माध्यम से विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधियां है ना, उस विधियों की क्या कर किया जाती है? संवैधानिकता की जांच की जाती है, क्या संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है। यह है आपका। अब संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, इसके लिए क्या किया जाएगा? अब देखिए क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को असीमित शक्ति मिल जाए, ठीक है, अनलिमिटेड पावर मिल जाए किसी व्यक्ति को ना,
तो वो क्या हो जाता है, उससे सरकार नहीं चल पाती, वो सरकार क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को, यानी कि किसी, मान लीजिए एक ही सरकार है और उसी के पास पूरी पावर है, जो चाहे वो करते, तो फिर क्या होगा, अत्याचार बढ़ेंगे, अराजकता बढ़ेगी, दुर्व्यवस्था बनेगी। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए ना जुडिशियल रिव्यू किया जाता है आपका। एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक कौन, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने क्या कहा कि अगर इन शक्तियों का केंद्रीकरण होगा ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास पावर रहेगी ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सरकार के सभी अंगों की अबाधित और नियंत्रित शक्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही एक शक्ति पृथक्करण का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने किया था। किसका? शक्ति पृथक्करण, यानी कि जो आपका पावर्स है, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो पावर्स है उनके विभाजन कर दिया जाना, यानी जुडिशरी का अलग कर देना, लेजिस्लेचर का अलग कर देना, एग्जीक्यूटिव का अलग कर देना। अब सरकार के सभी अंग में कौन कौन आएगा? आपका आएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों की जो शक्ति अगर अलग अलग रहेगी ना तो इनमें क्या होगा, एक नियंत्रित, एक बैलेंस बना रहेगा, एक संतुलन बना रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने शक्ति पृथक्करण का प्रतिपादन किया। और क्यों किया? ताकि राज्य की एक शक्ति दूसरे शक्ति के संचालन में ना हस्तक्षेप ना कर पाए और शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो यहाँ पे अराजकता फैल जाएगी, अत्याचार बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पावर तो एक ही के पास रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब एक चीज़ और देखो, अब जो विधि होती है ना, विधि सामान्य दो तरह की होती है, एक साधारण विधि, एक सर्वोच्च विधि। साधारण विधि क्या होती है? पहले सर्वोच्च विधि समझते हैं। सर्वोच्च विधि वह विधि होती है जो एक कानून बनाया, एक कानून रहता है पूरे देश के लिए। जैसे हमारा संविधान है ना, हर देश का एक संविधान होता है। वो संविधान क्या होता है? सर्वोच्च संविधान होता है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, ना ही राष्ट्रपति आएगा उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उससे बड़ा ना तो राष्ट्रपति है, उससे ऊपर ना ही सुप्रीम कोर्ट का जज है, ना ही एक रिक्शा चलाने वाला। यानी कि जितने भी हैं हमारे पास क्या है, इक्वालिटी होनी चाहिए ना सभी की में। तो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14। तो सभी समान रूप से हैं। अब जब सर्वोच्च विधि एक तो हो गई, अब साधारण क्या होती है? अब ये इसी के सोर्स से जो विधियाँ बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? साधारण विधि कहलाती है। और साधारण विधि क्या होगी? किसके अनुरूप होगी? संविधान के अनुरूप ही होगी। जैसा संविधान कहता है उसी के अकॉर्डिंग पूरा साधारण विधियाँ चलती हैं। ये विधि दो तरह। अब जुडिशियल रिव्यू के उद्भव के बारे में देखते हैं, यानी इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से यह आया है जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान। तो सर्वप्रथम न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है, उसमें स्पष्ट रूप से इस जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण से काफ़ी दिक्कतें हुई। और एक केस आया मरबरी बनाम मेडिसन, 1803 का केस है। ये अपॉइंटमेंट्स के बारे में था। ये जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया था, लेकिन अपॉइंटमेंट्स कुछ लोगों का कर दिया, कुछ लोगों का नहीं किया, जिसके कारण से इसमें ये केस आया मरबरी बनाम मेडिसन का। और इसी का क्या किया गया था? न्यायिक पुनर्विलोकन किया गया था। अब जो जस्टिस मार्शल थे, इसमें कौन थे? जो न्यायमूर्ति कौन थे? जस्टिस मार्शल। इनके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रतिपादन किया गया, इस सिद्धांत को लाया गया था। अब हम यहाँ पर बात करें अपने संविधान की, तो हमारा जो संविधान है इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। अमेरिका के संविधान में तो नहीं था, एक केस के माध्यम से आया। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उसी टाइम पे न्यायिक पुनर्विलोकन का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया था। जो आर्टिकल 13 है उसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कर दिया गया, और आर्टिकल 32 और 226 जिसके माध्यम से इस जुडिशियल रिव्यू को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, जो हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हमारा जो संविधान है इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कुछ केसेस की। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से संबंधित मद्रास राज्य बनाम बीजी राव 1952 का केस था, जहाँ पे न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, यहाँ पे जस्टिस कौन थे? जस्टिस पतंजलि शास्त्री। इन्होंने क्या बोला था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देकर न्यायालय को संविधान ने एक सजग प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि अगर जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं होता तो यहाँ पे कैसे किसी विधि का कैसे जांच करते कि संवैधानिक है कि नहीं है, क्या कैसा। संवैधानिक का जांच करने के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायालय को, ताकि न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से उसकी जांच कर सकें।
दूसरा केस आता है आपका ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, ठीक है। ए.के. गोपालम वर्सेस मद्रास राज्य 1950 का केस आता है, जिसमें श्री जे कानिया, ठीक है, न्यायमूर्ति जस्टिस कौन थे? जे कानिया थे, जिन्होंने क्या बोला था कि यदि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का स्पष्ट प्रावधान ना भी होता तब भी न्यायालयों को ऐसी शक्ति सहज रूप से प्राप्त है। इनका कहना क्या था कि अगर ये जुडिशल रिव्यू का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया होता तब भी यह स्पष्ट रूप से प्रावधान होता, यानी कि अंतर्निहित शक्तियों के रूप में ये न्यायालय के पास ये पावर होती कि जुडिशल रिव्यू कर सकती थी किसी विधि की। इस जुडिशल रिव्यू के माध्यम से इसका जांच किया जा सकता था, संवैधानिकता की जांच की जा सकती थी, ठीक है। ये है कुछ केसेस। अब एक केस और था एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ, ठीक है। दो केसेस हैं, ठीक है। एक तो एल चंद्र कुमार का केस 1977 का, और दूसरा है पश्चिम बंगाल बनाम पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति 2010। अब इसमें क्या कर दिया गया है, जो हमारा जुडिशल रिव्यू का प्रावधान है, जुडिशल रिव्यू के प्रावधान को क्या कर दिया गया है, एक आधारभूत ढांचा बना दिया गया है, और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन करके समाप्त भी नहीं किया जा सकता। अर्थात ये संसद जो है, ठीक है, संसद क्या नहीं कर सकती, जो 368 के तहत अमेंडमेंट्स करती है, उस 368 के अमेंडमेंट के तहत जो हमारा जुडिशल रिव्यू का प्रावधान है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है किसी भी अमेंडमेंट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये एक आधारभूत ढांचा इसको बता दिया गया है। अगर ये नहीं हुआ तो संविधान का क्या हो जाएगा, उल्लंघन होगा, संविधान के अनुरूप विधियां नहीं बन पाएंगी। इसलिए क्या किया गया है, इसको आधारभूत ढांचा बना दिया गया है। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान जो प्रिंसिपल है वो किस केस के माध्यम से लाया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। क्योंकि इसके पहले मैंने जितने भी लेक्चर लिए सभी में बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान किस केस के माध्यम से आया है, ठीक है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब निष्कर्ष की बात करें तो जो जुडिशल रिव्यू है हमारा, तो जुडिशल रिव्यू के निष्कर्ष के बारे में यहाँ पे क्या निकलता है कि जुडिशल रिव्यू की शक्ति के अंतर्गत देश की सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जुडिशल रिव्यू के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सभी पूर्व संविधान विधि, यानी कि संविधान के पूर्व की जितनी भी विधियाँ हैं या फिर संविधान लागू होने के बाद की जो विधियाँ हैं, संविधानोत्तर विधियाँ, यदि वह भाग 3 से, किससे, भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स से असंगत होंगी तो उनको क्या किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। या फिर यदि किसी एक्ट का सिर्फ कुछ सेक्शन, कुछ भाग अगर यहाँ पे असंगत है भाग 3 से, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। ये तो निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं इसको। अब बात करें आगे, तो संविधान जो हमारा आर्टिकल 13 है, ठीक है, आर्टिकल 13 है हमारा, वो दो भागों में डिवाइड, पहला जो विधि है उस दो भागों में डिवाइड करता है। पहला जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहता है, और दूसरा 13 क्लॉज 2 में क्या कहता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान की पूर्व विधियाँ, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले की जो विधियाँ हैं, जो प्रवृत्त विधियाँ हैं, यानी कि पहले लागू थी और अब भी चल रही हैं। जैसे आप देखते हो ना, आईपीसी है आपका, आईपीसी कब का है, संविधान लागू होने के पहले का है, और इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। तो ये सारी जो ये विधियाँ बनी हुई हैं इनको रिपीट तो किया ही नहीं है, बस कुछ चेंजेस के साथ इसको क्या कर दिया गया, इसको लागू रखा गया है। और जो चीज़ भाग 3 से असंगत रही होंगी उनको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये कहलाती हैं संविधान की पूर्व की विधियाँ, और दूसरा कहता है संविधान के बाद की विधियाँ, यानी संविधान लागू होने के बाद की विधियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। पहले तो कहता है 26 जनवरी 1950 से पहले की प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जहाँ तक भाग 3 से असंगत है। उस मात्रा तक शून्य का मतलब क्या होता है, अब जैसे इतना बड़ा पूरा एक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, अब इसमें कई सेक्शंस हैं। अब ये मान लीजिए इधर के जो सेक्शंस हैं ये वाले, ये क्या है, असंगत है, भाग 3 से असंगत है, और ये क्या है, ये सही है, ये रेलेवेंट है, ठीक है, संगत है, कंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट जो हैं ये वाले हैं। अब इनको क्या किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है, इनको समाप्त किया जा सकता है, शून्य तक घोषित किया जा सकता है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है।
और दूसरा कहता है ऐसे शून्य होने वाली विधि का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा। यानी कि भविष्यलक्षी प्रभाव क्यों होगा? क्योंकि जब यह एक्ट लागू था उस टाइम पे तो ये असंगत था नहीं, क्योंकि संविधान तो लागू नहीं था। तो इसलिए क्या होगा, ये भविष्यलक्षी प्रभाव होगा। यानी जिस तारीख से संविधान लागू हुआ है ना, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये रेलेवेंट नहीं होगा, ये जितना भाग असंगत है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ से विधि शून्य नहीं थी ना, संविधान लागू होने पहले वाली विधियाँ। तो ये हो गया। अब दूसरा कहते हैं इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी कि जब संविधान हमारा लागू होता है उसके बाद जो स्टेट है वो कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है, या ऐसी विधि से मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो क्या करे, जो आपकी जो फंडामेंटल राइट है, जो मूलभूत अधिकार हैं, आप देखोगे 12 से 35 तक आपको पूरा भाग 3 में बताया गया है। अब जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक में जितने भी आपको फंडामेंटल राइट बताए गए होंगे, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ठीक है, आपको किसी धर्म को मानने ना मानने की स्वतंत्रता है, इन सभी को छीनने की शक्ति किसी में नहीं है, ना ही संसद में, ना ही विधानमंडल में, ना किसी में। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ऐसा कानून कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, अब आता है उपरोक्त दोनों विधि क्या है, अनुच्छेद 13(1) एवं 13(2) में असंगतता की मात्रा शून्य किया जा सकता है। दूसरा एक केस था द्वारकानाथ वर्सेस राज्य 1958, उच्चतम न्यायालय ने क्या इसमें डिसाइड किया कि अनुच्छेद 13 में जो 13(3) में जो विधि की परिभाषा है वो एक उदाहरण मात्र है। यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 देखा था, जहाँ पे विधि की परिभाषा बताई गई थी। तो विधि की परिभाषा जो लिस्ट बताई गई है ना, वो क्या है, एक उदाहरण मात्र है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल की जा सकती हैं, ये बताया गया था इसमें। अब आता है एक केस, नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल बना अनवर अली 1952 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अभिनिर्धारित किया कि शासन द्वारा अपने अधिकारियों को निर्देश देना, यानी कि जो गवर्नमेंट है अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी अपने जो अधिकारी हैं उनको अगर निर्देश देती है ना, तो जो निर्देश देने का काम है वो क्या है, वो विधि नहीं कहलाएगी। यानी जो उसको ऑर्डर दे रही, जो डायरेक्शन दे रही है, निर्देश दे रही है ना, वो एक विधि के अंतर्गत नहीं आता, ये इस केस में बोला गया था। ठीक है, अब असंगतता को समाप्त करने, अब यानी कि अब जो आपकी असंगतता है, जो विधि बनाएगी, जो विधि बना रहे हैं या फिर संविधान लागू होने के पहले जो विधियाँ थी, अब उनको जो फंडामेंटल राइट्स जो असंगतता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी है, इनको दूर कैसे किया जाएगा, इसके लिए 3 डॉक्ट्रिन हैं। कौन कौन से? पहला आता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो भाग असंगत है उसको अलग कर देना। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी कि आच्छादन का मतलब एक ग्रहण लगा देना, एक पर्दा डाल देना। आपके घर में कोई मान लीजिए कोई मेहमान आने वाले हैं और कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या गंदा टाइप का दिखता है, उसमें आप पर्दा लगा देते हो ना, तो उसी को बोलते हैं कि एक आच्छादन करना, छिपा देना। और आच्छादन के सिद्धांत में जब लागू होता है ना, इसको बाद में क्या किया जा सकता है, इसको लागू भी किया जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना। सिर्फ एक पर्दे के रूप में इसको डाल दिया जाता है, कब तक, जब तक कि वो असंगतता दूर ना हो जाए। तीसरा आता है अद्वितीयन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, क्या अपने फंडामेंटल राइट को त्याग सकते हो कि नहीं त्याग सकते, ये चीज़ यहाँ पे बता दी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताना है। अब पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता यानी कि कुछ ऐसे लॉ है जिसको आप अलग कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए पूरा एक्ट बना हुआ है, सिर्फ इतना भाग क्या है, असंगत है, तो इसको अगर अलग कर सकते हो इस एक्ट से, तो ठीक है, अलग कर देना। किसके द्वारा? इस सिद्धांत के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के माध्यम से। अगर इस भाग को इस एक्ट से अलग नहीं कर सकते, अर्थात अगर आप अलग करते हैं तो पूरा एक्ट ही, इसका जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा एक्ट का, तो आप क्या करोगे, पूरे के पूरे एक्ट को ही शून्य घोषित कर दोगे, ठीक है। अगर अलग कर सकते हो, किया जा सकता है तो कर सकते हो, अगर नहीं किया जा सकता तो पूरे के पूरे एक्ट को शून्य घोषित किया जाएगा। ये कहलाता है आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक है। अब किसी अधिनियम का पूरा भाग यदि असंगत ना हो, तो केवल कुछ भाग असंगत हो, तो उसे अधिनियम के मूल उद्देश्य समाप्त किए बिना, यानी कि जब आप असंगत भाग को उससे अलग कर रहे हो ना, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ ना, ये नाम लिखा हुआ, आशीष सर लिखा, अब यहाँ से सिर्फ मान लीजिए ये जो भाग है ये असंगत है,
अगर इसको हटा दिया, अगर मूल एक्ट जो है उसका उद्देश्य समाप्त नहीं हो रहा है, तब तो ठीक है, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा इस एक्ट को बनाने का, इस भाग को अलग करने से, तो पूरा का पूरा एक्ट ही क्या करना होगा, शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, यदि असंगत भाग को अलग किया जा सकता है तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं अलग, तो उसका पूरा का पूरा एक्ट को आप क्या कर दो, शून्य घोषित कर दो। अभी ये कई सारे केसेस में भी बताया गया था। ठीक है, अब जैसे केस है रोमेश थॉपर वर्सेस मद्रास राज्य, 1950 का केस है। इसमें क्या बोला कि यदि विधि ऐसी है कि एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरी की पूरी विधि को शून्य घोषित कर दो। क्या कर दो, अगर किसी भाग को अलग नहीं कर सकते हो तो पूरे के पूरे जो अधिनियम है, जो एक्ट है, जो विधि है, उसको भी आप शून्य घोषित कर दो। ये रोमेश थॉपर वर्सेस मद्रास राज्य में बता दिया गया। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा केस A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। अब इसमें एक एक्ट था निवारक निरोध अधिनियम 1950, इसकी जो धारा थी 14, उसको चुनौती दी गई थी। सेक्शन 14 इसमें क्या बताया गया था, जो इस एक्ट की सेक्शन 14 थी, इसमें यह बताया गया था कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है ना, तो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कि इसका आधार नहीं बताया जाता था, गिरफ्तारी कर ली जाती थी, जांच करने के न्यायालय को शक्ति नहीं थी कि क्यों गिरफ्तार किया गया, इसलिए इसको चुनौती दी गई और ये जो सेक्शन 14 है इसको क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और इसको अलग कर दिया गया। दूसरा आता है आपका बम्बई राज्य वर्सेस बलसारा 1951 का केस। अब इस केस में क्या हुआ कि बम्बई प्रांत मद्य निषेध अधिनियम बना हुआ था। कौन सा, एक बम्बई प्रांत मद्य निषेध अधिनियम। अब इसके भी कुछ भाग ऐसे थे जो संविधान के अनुरूप नहीं थे, संविधान के अनुरूप ना होने के कारण इसको क्या किया गया, इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको असंवैधानिक कर दिया। यानी बम्बई प्रांत मद्य निषेध अधिनियम के कुछ भाग को असंवैधानिक कर दिया गया था और बाकी का जो बचा हुआ भाग था वो वैध बना था। क्या था, वैलिड रहा। भाई बाकी जो भाग थे तो वैलिड रहेंगे ना, क्योंकि उससे अलग किया जा सकता है। अगर अलग नहीं किया जा सकता था तो पूरे एक्ट यहाँ पर शून्य हो जाता। अब दूसरा एक केस है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का केस है। अब इसमें क्या बोला कि असंगत भाग को पृथक नहीं कर सकते तो पूरा अधिनियम शून्य कर दिया जाए। तो ये पृथक करणीयता से संबंधित कई सारे यहाँ पे एक्ट लाए गए थे, कई सारे यहाँ पे केसेस लाए गए, केसेस के माध्यम से ये सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एक और केस आया किहोतो होलोहोन बनाम जाचिलू 1993 का केस है। अब एक दल बदल कानून सुना है कि नहीं सुना है, दल बदल कानून, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जब नेता चले जाते हैं ना, उसको दल बदल कानून बोलते हैं। उसके लिए क्या किया गया, दल बदल अधिनियम लाया गया था 10वीं अनुसूची। अब उसके पैरा 7 को ना असंवैधानिक कर दिया गया था और बाकी भाग क्या था, विधि मान्य बना रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया था, इसमें था क्या, पैरा 7 में ये चीज़ था कि जो स्पीकर होते हैं ना, स्पीकर के निर्णय को ना अंतिम बना दिया गया था। यानी कि दल बदल के प्रश्न पर जो अंतिम निर्णय किसका बना दिया गया था, स्पीकर का। अब उसको चैलेंज आप कहीं नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसके लिए इसको क्या किया, पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और बाकी का विधिमान बना रहा। अब कुछ केस और थे इसी से रिलेटेड, पृथक्करणीयता से संबंधित। कासिम रिजवी बनाम हैदराबाद राज्य, बॉम्बे बनाम यूनाइटेड मोटर 1954 और मुतैया बनाम आयकर आयुक्त इनकम टैक्स कमिश्नर 1954 का। ये कुछ केसेस हैं जो सेवरेबिलिटी से रिलेटेड है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब दूसरा डॉक्ट्रिन आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी कि ग्रहण लगा देना। ठीक ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है ना, उसी तरह से ये भी रहता है आच्छादन का सिद्धांत। अब आच्छादन का सिद्धांत को लाया किस केस के माध्यम से गया, बीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में प्रतिपादित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड क्या किया था कि ऐसे कानून को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन तब जबकि असंगतता दूर हो जाए। जब असंगतता दूर हो जाएगी तभी यहाँ पे इसको वापस लाया जा सकता है। यानी कि जिस विधि को पृथक करके असंवैधानिक किया गया था ना, या जिसे शून्य घोषित किया गया था, उसे पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। किस सिद्धांत के माध्यम से, आच्छादन के सिद्धांत के माध्यम से, जो 13(1) में है। ठीक है ना, एक पर्दा टाइप का लगा दिया ना,
कि ये अभी लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें उसको वॉयलेट करता है, उसको उल्लंघन करता है। और 13(1) क्या कहता है? संविधान के पूर्व से भी संविधान लागू होने के उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वे मूल अधिकार से असंगत है। अगर मूल अधिकार से असंगत है तो वो क्या हो जाएंगे? उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये वैध होंगी बाद में, तो इसको क्या किया जा सकता है? ये आच्छादन को हटाया जा सकता है, ठीक है ना, और इसको वापस से पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये वी का जो बनाम मध्य प्रदेश राज्य में 1955 में बताया गया था। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या आच्छादन का सिद्धांत संविधान की पूर्व लागू विधियों में ही लागू होता है क्या? बाकी में नहीं लागू होता? ये क्या संविधानोत्तर विधि पर लागू होता है कि नहीं होता? अर्थात यानी कि संविधान के लागू होने के बाद जो विधियां बनी हैं, क्या उसमें ये आच्छादन सिद्धांत लागू होता है? क्योंकि अगर ये आच्छादन सिद्धांत है तो अगर जो पहले से लागू थी, ठीक है, विधियां, और वो असंगत हैं, शून्य होंगी, अवैध होंगी, और जब ऐसी विधि तो बाद में बन नहीं सकती अवैध, जो अवैध और फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि आच्छादन सिद्धांत के संविधानोत्तर विधि पर लागू होती कि नहीं होती। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ केस आया था सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954 का, जिसमें कहा गया कि ये लागू नहीं होता है, आच्छादन सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पे लागू, इस विधियों पे लागू नहीं होता है। ठीक है, क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि जो मूल अधिकारों से असंगत विधि है, ठीक है ना, मूल अधिकारों से असंगत विधि है, वो प्रारंभ से ही शून्य होती है। जब प्रारंभ से ही शून्य है तो बाद में इस संशोधन के द्वारा विधिमान कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया कि ये आच्छादन का सिद्धांत इस पे लागू नहीं होता है। किस पे? संविधानोत्तर विधि पे। उसके बाद दूसरा केस आता है दीपचंद बनाम यूपी राज्य 1959 का केस है। संविधानोत्तर विधि एक मृत विधि होती है जो आरंभ से ही शून्य होती है। ठीक है, संविधानोत्तर विधि क्या होती है? आरंभ से ही शून्य होती है, अतः आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये अनुच्छेद 13(2) में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 13(2) में जो बताया गया ना, संविधानोत्तर विधि, संविधान लागू होने के बाद राज्य को ये ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो आपके फंडामेंटल राइट को छीनती है या न्यून करती है, यानी कम करती है, समाप्त करती है। ठीक है, तो इसमें भी बता दिया गया कि लागू नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है आपको गुजरात बनाम श्री अंबिका मिल्स। अब इसमें क्या बोला गया कि लागू होता है। उपरोक्त जो निर्णय थे ना दीपचंद और सगीर अहमद का, उसको उलट दिया गया 1974 में। और क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, वह ऐसी सभी विधि प्रारंभ से शून्य नहीं होती, बल्कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। यानी कि माना कि सारी कुछ विधि जो होती है वो प्रारंभ से शून्य होती है, जो फंडामेंटल राइट से क्या हो, असंगत हो, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब क्या है कि देखिए, कुछ ऐसी विधि बनती है जो सिर्फ नागरिकों पर लागू होती है, और कुछ ऐसी विधि होती है जो अनागरिकों, यानी कि जो यहाँ के नागरिक नहीं है, उन पर लागू होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि संविधानोत्तर विधि को जो अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, वह अनागरिकों को प्रति प्रवर्तनीय रहती है। यानी कि कोई ऐसा फंडामेंटल राइट, यानी कि ऐसी विधि जो आर्टिकल 19 में दिए गए नागरिकों को जो प्रदान किए गए मूल अधिकार है उसको छीनती है, न्यून करती है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, शून्य है। लेकिन जो अनागरिक हैं, यानी कि यहाँ के नागरिक नहीं है, उन पे तो प्रवर्तन में रहेगी ना। क्योंकि आप देखो कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये क्या है? ये सिर्फ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है ये अधिकार, अनागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसलिए ये कहता है, अपवाद के रूप में बता दिया कि हाँ, यहाँ पे कुछ लागू हो सकते हैं आच्छादन के सिद्धांत। उसके बाद एक केस आता है दुलारे लोध बनाम 3rd एडिशनल जज कानपुर 1985। इसमें भी यह बोला कि ये संविधानोत्तर विधि पर लागू है, भले ही वे नागरिकों से संबंधित हो या ना हो, यानी कि भले ही नागरिकों से संबंधित क्यों ना हो, ये उस पर लागू हो सकता है, आच्छादन के सिद्धांत उस पर लागू हो सकता है। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद आता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग यानी कि क्या आप अपने अधिकारों को त्याग सकते हो कि नहीं त्याग सकते। तो कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। यानी कि अब देखो, जैसे आईपीसी धारा 309 देखो, आप सुसाइड तक तो कर नहीं सकते हो स्वयं। ठीक है, सिर्फ आपको काम राज्य ही आपसे क्या कर सकता है, आपकी मृत्यु वो कारित कर सकता है, यानी कि विधि के द्वारा, वही विधि के द्वारा। ठीक है, जैसे फांसी की सज़ा होती है ना, फांसी की सज़ा होती है तो कैसे होती है? विधि के माध्यम से ही होती है ना। तो राज्य चाहे तो वो क्या कर सकता है,
आपके जीवन को छीन सकता है, आपको जो नागरिक का वो दिया गया है, नागरिकता मिली है, उसको छीन सकता है, लेकिन आप स्वयं से त्याग नहीं सकते ना, कि स्वयं के त्याग के आप किसी अपराध में अपने आप को फंसा लो। तो यहाँ पे बेहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य 1955 का केस है। यह सिद्धांत अमेरिका में लागू है लेकिन भारत में नहीं है। अमेरिका में क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, लेकिन भारत में अपने जो मूलभूत अधिकार है उसको त्याग नहीं सकते हो। कोई व्यक्ति अपने आप को फंसाने के लिए मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता है कि हमको कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है ना, हम अपने मूल अधिकार को त्याग दे रहे हैं और हम अपने आप को फंसा रहे हैं किसी केस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा केस आता है आपका विशेश्वर नाथ वर्सेस आयकर आयुक्त, 1959 का केस है। नागरिक मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता और राज्य का दायित्व है कि मूल अधिकारों को प्रमोट करे और किसी के साथ भेदभाव ना करे। ये तो राज्य की ड्यूटी है ना। ये आर्टिकल 14, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको समान व्यवहार होना चाहिए। तो मूलभूत अधिकार तो सबको मिलना चाहिए, मूलभूत अधिकार कोई त्यागेगा नहीं। इसको प्रमोट करने का ड्यूटी किसकी है, स्टेट की है। ये किस में बता दिया, विशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त में बताया। अब एक चीज़ आता है कि क्या 368 का संशोधन आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में विधि के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। अगर विधि के अंतर्गत आता होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है न्यायालय। अगर विधि के अंतर्गत नहीं आता होगा तो इसका संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती कोर्ट, ठीक है। अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी तो संसद तो कुछ भी संशोधन करके कर सकती है संविधान में। अगर ऐसा हुआ कि 368 का संशोधन जो है ये विधि नहीं कहलाती तो इसका मतलब तो संसद कुछ भी कर सकती है ना संशोधन के माध्यम से संविधान में। तो उसी के लिए कई सारे केसेस आए थे, ठीक है। पहला केस था आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951 का केस था। अब इस मामले में क्या हुआ, जो हमारा 1951 में संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, भूमि अर्जित करने का कानून लाया गया, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जमींदारी प्रथा हुआ करती थी तो कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, कुछ लोगों के पास नहीं रहती थी। तो जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए भूमि अर्जित करने का कानून लाया गया सरकार के द्वारा। तो इसको चैलेंज कर दिया गया है इस केस के माध्यम से, शंकरी प्रसाद वाले केस में। और जब चैलेंज किया गया तो इसमें क्या बोला गया, पिटिशनर ने क्या बोला कि जो 368 का संशोधन हुआ है वो क्या है, वो आर्टिकल 13 में विधि के अंतर्गत आता है और ये फंडामेंटल राइट को वायलेशन करता है। फंडामेंटल राइट को वायलेशन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकार था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में, ठीक है, मूल अधिकार हुआ करता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है, इसको लीगल राइट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिए गए आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो इसी चीज़ को चैलेंज किया गया। अब पिटिशनर ने क्या बोला कि जो 368 का संशोधन है वो आर्टिकल 13 में आता है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब यहाँ पे ये भाग 3 का उल्लंघन करती थी, इसलिए ये क्या किया गया, अनुच्छेद 13(2) में यह वर्जित है। अब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया कि आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि में केवल वह विधि आती है जो सामान्य विधायी शक्ति द्वारा बनाई जाती है, ना कि 368 के संशोधन द्वारा। यानी कि जो जनरली बनाई जाती है, कोई एक्ट बनाया जाता है ना, विधि बनाई जाती है, वो तो आती है इसमें आर्टिकल 13 में, लेकिन जो संशोधन किया जाता है 368 में, वो 368 में ये लागू नहीं है, ठीक है। तो 368 में जो चाहे संशोधन वो कर सकती है, वो चाहे तो फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है संसद, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो 368 है उसमें मूल अधिकार निहित नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, उसके बाद एक केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। अब इसमें 1965 का केस है। अब इसमें क्या हुआ, 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, जो भी ये भी क्या था, एक भूमि सुधार कानून के तहत लाया गया, भूमि अर्जित करने का कानून लाया गया था, उसके तहत यहाँ पे ये केस लाया गया। लेकिन इसमें भी शंकरी प्रसाद के निर्णय को ही माना गया, ठीक है, कि संसद संशोधन के द्वारा कुछ इसको भी कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है, भूमि अर्जित कर सकती है, ये सारी चीज़ इसमें लाया गया। उसके बाद आता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का, जो 11 जजों की बेंच बैठी हुई थी, जिसमें 6 और 5 के निर्णय से हुआ था, ठीक है ना। 6 बहुमत में थे और 5 बहुमत में नहीं थे, ठीक है, पक्ष में 6 थे और विपक्ष में 5 जज थे। इसमें क्या किया गया, उपरोक्त निर्णय को उलट दिया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि संसद को भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है,
उपरोक्त निर्णय में क्या बोला गया कि संसद को शक्ति प्राप्त है 368 के तहत, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि 368 के तहत भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है संसद को। ये 6 और 5 के निर्णय से ये तय हुआ था। टोटल 11 जजों की बेंच थी, ठीक है। और इसमें जस्टिस कौन थे? जस्टिस सुब्बा राव। जस्टिस सुब्बा राव ने ये निष्कर्ष दिया था कि संविधान के, ठीक है ना, दो चीज़ें थी। पहला क्या कहा गया कि संविधान के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 और 248 में, ठीक है, इसमें निहित है। और 368 क्या है? 368 सिर्फ एक संशोधन करने की एक प्रक्रिया बताता है और कुछ नहीं है। इसलिए भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है इनको। और साथ ही साथ दूसरा चीज़ इसमें क्या बताया गया था, जस्टिस सुब्बा राव ने दूसरी चीज़ बताई कि सभी संशोधन आर्टिकल 13 के, यानी जो अनुच्छेद 13 है उसमें प्रयुक्त विधि शब्द में आती है। अर्थात जो संशोधन किया जा रहा है ना वो विधि के अंतर्गत आती है और इसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। अगर इसने ये जुडिशियल रिव्यू हुआ और यहाँ पे गलत पाया गया, भाग 3 से असंगत है, तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो भूमि सुधार कानून था इसको क्या किया गया, यहाँ पे बोला गया कि संसद संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन अगर अब ऐसा जजमेंट अगर दिया कि इसमें भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है संसद को, तो इसके पहले जो निर्णय हुए हैं वो उसको भी तो मानने होंगे, उसको भी चेंज करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो गोलकनाथ वाले केस में था, इसमें एक सिद्धांत दिया गया भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत, यानी कि जो ये जजमेंट है गोलकनाथ का, अब इसके बाद जो भी अमेंडमेंट होंगे, जो उसमें संशोधन होगा उस पर लागू होगा, लेकिन इसके पहले जो चीज़ हो चुकी है वो वैसा की वैसा ही रहेगा। इसलिए इसको भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत बनाएगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ सिद्धांत दिया गया। अगर पूछा जाए भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत किस केस के तहत दिया गया, तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का केस था, ठीक है। अब गोलकनाथ केस तो आया, अब इसमें संशोधन तो कर नहीं सकती थी, उसमें मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आया संसद को गुस्सा, उसने कर दिया 24वां संशोधन, ठीक है। अब गोलकनाथ के प्रभाव को दूर करने के लिए ना 24वां संविधान संशोधन किया गया। अब इसके तहत क्या कर दिया गया, 368 में ही संशोधन कर दिया गया। जो संसद थी ना, संसद ने क्या कर दिया कि जो आर्टिकल 368 था जिसमें संशोधन की प्रक्रिया थी, उसी में यहाँ पे संशोधित कर दिया और एक खंड जोड़ दिया, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 4 जोड़ दिया, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 में क्लॉज 4 और अनुच्छेद 368 में 3 जोड़ दिया गया। अब जिसके तहत ये बोला गया कि 368 के संशोधन में आर्टिकल 313 लागू नहीं होगा, अर्थात इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता, ये ऐसा जोड़ दिया गया। 24वां संशोधन कर दिया गया। अब यहाँ पे जब 24वां संशोधन किया गया तो उसके तहत क्या किया, कई सारी भूमियाँ अर्जित की गई सरकार के द्वारा। उसके बाद एक केस और आता है, कौन सा, केशवानंद भारती का केस। ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है और जिसमें टोटल 13 जज, अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जज हुए हैं इसमें बैठे हुए। 7 किसमें पक्ष में थे और 6 किसमें थे, विपक्ष में थे जज। न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, जस्टिस सीकरी थे। और इसमें क्या किया गया, 24वां एवं 29वां दोनों संशोधन को चुनौती दी गई। जी हाँ, यहाँ पे जो केशवानंद थे ना, एक मठ चलाते थे जिसमें इनके पास कई एकड़ की ज़मीनें थी, जिसको क्या किया गया, इनको धार्मिक रूप से इनको मैनेज करने की शक्ति थी। इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 26 में इन्होंने कहा कि हमको जो धार्मिक प्रॉपर्टी है, धर्म के अनुसार जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसको क्या है, मैनेज करने का अधिकार है धर्म के लिए। तो इसके तहत यहाँ सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, इनका फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ, तो यहाँ पे विचारणीय प्रश्न क्या था कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को प्राप्त संशोधन की शक्ति क्या है, यानी सीमा क्या है, इसकी लिमिट क्या है। यानी संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसकी क्या लिमिट होगी, ये बताया गया था इसमें। अब यहाँ पे जब संशोधन करने की सीमा बताई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला कि गोलकनाथ के निर्णय को उलट दिया गया, यानी जो पहले निर्णय दिया गया था ना उसको उलट दिया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 13 में 368 का संशोधन शामिल नहीं है, यानी कि अगर 368 का संशोधन होता भी है ना तो उसमें विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, ये बोल दिया गया इस केस में, केशवानंद भारती में, ठीक है। अब 368 जैसा मूल रूप में, इसमें क्या बोला गया, 368 जैसा मूल रूप में था उसमें प्रक्रिया एवं संशोधन करने की शक्ति दोनों थी। यानी कि जैसे 368 में जो संशोधन करके आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ा और 368 में क्लॉज 3 जोड़ा, वो तो ठीक है। लेकिन इसमें ये भी था कि अगर जो प्रक्रिया थी, यानी जो पहले मूल रूप में था 368, उसमें प्रक्रिया भी बताई गई थी और संशोधन भी किया जाता है उसी के द्वारा, ऐसा इसमें बोला गया। दूसरा क्या बोला गया कि 24वां संविधान संशोधन नए शब्द जोड़ने का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है।
कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 में नहीं आता है, ये सब जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 24वां संविधान संशोधन को विधिमान बनाया गया है, ठीक है ना, वैलिड बना दिया गया। अब जब इसमें संशोधन यहाँ पे निर्णय दिया गया ना 7-6 के निर्णय से, तो इसमें क्या बोला गया कि संसद को असीमित शक्ति तो नहीं है, लेकिन संसद संशोधन की व्यापक शक्ति प्राप्त है। यानी कि संसद को क्या है, असीमित शक्ति तो प्राप्त नहीं है यहाँ पे 368 के तहत अमेंडमेंट करने के लिए, लेकिन व्यापक शक्ति जरूर प्राप्त है। वो कुछ भी कर सकती है, संशोधन फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन एक चीज़ इसमें बोल दिया, ठीक है ना, जब ये बोला कि असीमित शक्ति नहीं है, व्यापक शक्ति प्राप्त है, तो संसद तो खुश हो गई, हम इसमें संशोधन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक चीज़ और बोल दिया कि ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हो जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो। अब सुप्रीम कोर्ट बड़ी चालाक निकली। अब यहाँ पे ये तो बता दिया कि आधारभूत ढांचा को आप संशोधित नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं बताया कि आधारभूत ढांचा है क्या क्या, ये तो बताया नहीं। इसने ये बताया कि आधारभूत ढांचा क्या होगा ये हम केस के माध्यम से आगे बताते रहेंगे, परिस्थितियों के अनुसार जो भी होगा वो हम बताएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बता दिया कि 368 के संशोधन से आप कुछ भी संशोधित कर सकते हो, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का, वो डगमगाना नहीं चाहिए, उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। आप बाकी जो संशोधन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसी के केस के माध्यम से ये सब हुआ। अब आता है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत संघ, 1981 का केस था, जिसमें अनुच्छेद 32 के उच्चतम न्यायालय के अधिकारता आधारभूत ढांचा बनाया गया है। यानी कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को ये यहाँ पे क्या बनाया गया, एक मूलभूत ढांचा बनाया गया, यानी आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया। इसको ख़त्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया जा सकता किसी भी संशोधन के माध्यम से। ये फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत संघ में बोला गया था। अब यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट को पावर तो है, आर्टिकल 32 में ही तो पावर है। अब उसी को समाप्त कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक संरक्षक है ना, आपके फंडामेंटल राइट का क्या है, एक संरक्षक है, ये संरक्षित करता है आपके फंडामेंटल राइट को। अब फंडामेंटल राइट तो ये ठीक है, अब आधारभूत ढांचा है क्या क्या, ये बाकी के निर्णय में कई निर्णय आए जिसमें बताया गया था। जिसमें पहला था आपका विधि शासन, यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया। समता का अधिकार, पृथककरणीयता का सिद्धांत, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, यानी संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। संघवाद, जिसको SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 में बताया गया। पंथ निरपेक्षता, प्रभुता संपन्न लोकतंत्र, गणराज्य, ये सभी क्या है, ये सब आपके आएंगे बेसिक स्ट्रक्चर में। और भी पूरे बहुत सारी लिस्ट बनी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 की शक्ति, ये इसको भी समाप्त नहीं कर सकती संशोधन के माध्यम से संसद। ये भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है। न्यायिक पुनर्विलेखन, यानी जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई भी लॉ बनता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, यानी संशोधन की शक्ति तो है संसद को, लेकिन एक सीमित शक्ति ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये जुडिशियल रिव्यू समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी आर्टिकल 14 के बारे में, ठीक है। तो बन रहेगी हमारे साथ, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।